प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अमेरिकी व्यवस्थापिका कांग्रेस के बारे में के संगठन और कार्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि अमेरिकी जो व्यवस्थापिका का नाम है वो कांग्रेस है वहाँ पर, और कांग्रेस के 2 सदन हैं वहाँ पर, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। कि जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जब व्यवस्थापिका पर चर्चा वहाँ पर की गई थी तो उस समय इस बात पर चर्चा की गई थी कि वहाँ पर जो व्यवस्थापिका का 2 सदन होने चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर परिसंघ की पहले स्थापना की गई थी वो परिसंघ में जो एक सदन था वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका पर विचार किया गया और जो अमेरिकी संविधान है उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया। तो वहाँ पर जो सदन कांग्रेस के 2 सदन हैं, एक तो है सीनेट जो कि उच्च सदन कहलाता है और दूसरा है प्रतिनिधि सभा जो कि निम्न सदन कहलाता है। तो पहले हम सीनेट के बारे में चर्चा करेंगे, उच्च सदन के बारे में, कि सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक इकाई 2 प्रतिनिधि वहाँ पर भेज सकती है। अमेरिकी संघ में जितनी इकाइयाँ हैं वो अपने 2 प्रतिनिधि वहाँ पर भेज सकती हैं। किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। यदि कोई राज्य वहाँ पर सीनेट की सदस्यता चाहता है तो उसकी इच्छा के बिना उसको वंचित नहीं किया जा सकता यदि वो सदस्य है तो। और इस समय वहाँ पर 50 राज्य हैं, इसलिए सदस्य संख्या भी वहाँ पर कितनी है, 100 वहाँ पर सदस्य संख्या है। सीनेट के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए कि सीनेट के सदस्य 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से वो चुनकर जा रहा है, 9 वर्ष यूएसए में निवास उसका होना चाहिए, मतलब अमेरिका में निवासी हो 9 वर्ष तक लगातार, तो वो सीनेट का सदस्य बन सकता है। कि सीनेट का चुनाव कैसे होता है कि शुरू में तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था, लेकिन इसमें विभिन्न तरह के दोष उत्पन्न हुए। तो ऐसी स्थिति में 1917 से वहाँ पर 17वें संशोधन के द्वारा अब प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई है। अब जनता के द्वारा निर्वाचन होता है। अवधि कितनी है? अवधि, इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष है। ये एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद में जो 1/3 सदस्य हैं वो अपना अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और चुनाव 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। सदस्यों पर पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं हुई। सीनेट की गणपूर्ति है, कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति उसमें आवश्यक है कि कुल सदस्य मैंने 100 हैं तो उनकी जो बहुमत है उनकी उपस्थिति किसी भी सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए आवश्यक है। वेतन भत्ते भी सीनेट के सदस्यों को दिए जाते हैं। कम से कम $2 लाख वार्षिक वेतन दिया जाता है। $17,500 क्लर्क के लिए दिया जाता है। $12,000 कार्यालय के लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उनको यात्रा भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, निःशुल्क तार सेवा, टेलीफोन सेवा, चिकित्सा सेवा प्राप्त है। भाषण की भी उनको स्वतंत्रता होती है। अधिवेशन कब होते हैं सीनेट के? सीनेट के अधिवेशन 3 जनवरी को शुरू होते हैं। दोनों सदनों के जो अधिवेशन है वो साथ ही शुरू होता है, साथ साथ प्रारंभ होता है और साथ साथ ही खत्म होता है। यदि दोनों के स्थगन पर किसी तरह का कोई मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति तिथि तय करता है। इसके कौन कौन सदस्य वो होते हैं? एक सभापति होता है, प्रधान सभापति होता है जो कि उपराष्ट्रपति होता है। कि सीनेट का जो प्रधान सभापति वो उपराष्ट्रपति, अमेरिका का उपराष्ट्रपति, इसका प्रधान सभापति है, वो मतदान में भाग नहीं लेता पर वो निर्णायक मत अवश्य देता है। एक सामयिक अध्यक्ष की भी चुनने के अधिकार होता है जो बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। इसके अतिरिक्त दल के सचेतक होते हैं, सचिव होते हैं, सार्जेंट होते हैं, लिपिक होते हैं। ये सब सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देते हैं। यहाँ पर इसके सीनेट की शक्तियाँ क्या क्या हैं? ये सीनेट की जो शक्तियाँ हैं कि सीनेट की जो सदन की जो रचना है एक ऐसी संस्था के रूप में की गई है जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों पर नियंत्रण रख सके, और इसी आधार पर उसकी शक्तियों का सृजन किया गया है। कि पहली उसकी शक्ति है कानून निर्माण संबंधी शक्ति। कि सामान्यतः द्वितीय सदन को कानून निर्माण का में गौण स्थान प्राप्त होता है। यदि हम पूरे विश्व में देखें तो द्वितीय सदन कानून निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता, पर अमेरिका में सीनेट की स्थिति इससे थोड़ी भिन्न है। वहाँ साधारण विधेयकों में
समान स्थिति है दोनों सदनों की। संवैधानिक विधेयकों में भी दोनों की समान स्थिति है। विभिन्न विधेयकों में थोड़ी अलग स्थिति है। जैसे वित्त विधेयक है, वित्त विधेयकों का सूत्रपात ही कहाँ होता है? प्रतिनिधि सभा में होता है और वही उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन यदि दोनों में मतभेद है तो सम्मेलन समिति को कोई विधेयक सौंपा जाता है। तो कानून निर्माण के क्षेत्र में दोनों की शक्तियाँ करीबन समान है। दूसरी है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी शक्ति प्रतिनिधि सदन से ज़्यादा है, क्योंकि उसको दो ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं जो कि प्रतिनिधि सभा को नहीं है। जैसे कि नियुक्तियों की पुष्टि करना, कि इसमें राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं उनको पुष्टि करने का अधिकार किसको है? सीनेट को है। दूसरा है संधियों की पुष्टि करना, कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी संधि, कार्यपालिका के द्वारा जितनी संधियां की जाती हैं उन पर सीनेट 2/3 बहुमत से जब तक उनको स्वीकार नहीं कर लेती तब तक वो स्वीकार नहीं होती है। तो जब तक वो स्वीकृत नहीं मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी जो सीनेट है उसको तीसरी शक्ति है अन्वेषण की शक्ति, कि संविधान के द्वारा तो सीनेट को व्यवस्था संबंधी कार्यों में अन्वेषण शक्ति प्रदान की गई थी, पर बाद में कई विभागों की व्यापक जांच का अधिकार भी सीनेट को दिया गया है, ताकि प्रशासनिक भ्रष्टता का अमेरिका में पता चल सके। न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं सीनेट की। महाभियोग की जांच का अधिकार होता है उसको। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में की जाती है, वही उसका निर्णय करती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान की गणना का काम करना, उसके परिणाम की घोषणा करना। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होके चुके हैं, तो वहाँ पर सीनेट ने लास्ट में गणना का काम किया है। विशेष दशाओं में उपराष्ट्रपति, विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का चयन करना, तो ये महत्वपूर्ण अधिकार हैं। लेकिन अमेरिका में सीनेट की भी काफ़ी आलोचना की जाती है। एक तो उनका ये कहना है कि ये अत्यधिक समय नष्ट करती है, इसमें सदस्य लगातार बोलते रहते हैं और सदन का समय नष्ट करते रहते हैं। एक दूसरा ये कहते हैं कि सीनेटीय शिष्टता का सिद्धांत वहाँ पर एक ऐसा लागू हो गया है जिसके कारण उसकी जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वो भ्रष्ट राजनीति में परिवर्तित हो गई है। एक उसकी आलोचना का बिंदु है प्रशासन के प्रति उत्तरदायी न होते हुए भी प्रशासनिक शक्ति होना उचित नहीं है, ये मानते हैं लोग। सीनेट को अन्वेषण का कार्य, सीनेट जो अन्वेषण का कार्य करती है वो भी कई बार दलबंदी से प्रभावित हो जाता है। इससे राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होती है। कुछ आलोचना ये भी करते हैं लोग, कुछ आलोचना ये करते हैं कि सदस्य कुलीन वर्ग के लिए जनसाधारण के हितों की उपेक्षा करते हैं, जो कि सही नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि इसका गठन ही है प्रजातांत्रिक है, बड़े और छोटे राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि यदि प्रजातांत्रिक दृष्टि से यदि चयन किया जाए तो बड़े जो राज्य हैं उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और जो छोटे राज्य हैं उनको कम प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी दोनों को समान प्रतिनिधित्व देकर इसके गठन को क्या बना दिया है? प्रजातांत्रिक विरोधी बना दिया है। चाहे कितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन सीनेट का अपना महत्व है, उसका अपना महत्व है। द्वितीय सदन के रूप में उसका अपना महत्व है। पहला तो संविधान निर्माताओं ने जो सीनेट को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि वो राष्ट्रपति पर और प्रतिनिधि सभा दोनों पर नियंत्रण रख सके। कुछ विशेष सीनेट को शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, जैसे कानून निर्माण में उसको संधियों की पुष्टि करने का अधिकार, उसको नियुक्तियों की पुष्टि करने का अधिकार। ये ऐसे विशिष्ट उसके जो कार्य हैं, जो विशिष्ट शक्तियां हैं जिसने उसकी महत्ता को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर मंत्रिमंडलीय पद्धति नहीं है अमेरिका में, तो मंत्रिमंडलीय पद्धति नहीं होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अतः प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रपति पर कोई नियंत्रण नहीं है वहाँ पर। तो नियंत्रण करने का काम कौन करती है? सीनेट इसकी नियंत्रण करने का कार्य करती है। दूसरा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वहाँ पर, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता से सीधे जुड़ी रहती है सीनेट, ये भी इसका एक महत्व है। सीनेट का जो कार्यकाल है, उसका दीर्घकालिक जो कार्यकाल है, उसका स्थायित्व है, वो भी उसके महत्व को बढ़ाता है, क्योंकि
दीर्घकालीन होने से लोगों को, वहाँ के सदस्यों को ज़्यादा अनुभव होता है। इसका जो छोटा आकार है वो भी क्या है, स्वतंत्र वाद विवाद की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सीनेट के प्रति भी सदस्यों के, जो सीनेटर्स होते हैं उनके प्रति जनता के मन में सम्मान का भाव होता है, तो वो भी सदन की महत्ता को बढ़ाता है। और कुछ सीनेट की कार्य प्रणाली ही ऐसी है कि उसे पर्याप्त वाद विवाद का समय मिलता है। तो ऐसे उसके द्वारा, पर्याप्त वाद विवाद के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो देश के लिए लाभप्रद होते हैं। जो अमेरिकी व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन प्रतिनिधि सभा, जिसकी हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।